तो सबसे पहले इस वक्त में बात होगी दिल्ली में नए सरकार की गठन की, और इससे क्या संदेश है यह भी समझने की जरूरत है। सामान्य कार्यकर्ता का राज तिलक, आज ये बात हर जुबान पर है क्योंकि एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी ने एक सामान्य कार्यकर्ता रेखा गुप्ता को अपना मुख्यमंत्री बना दिया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पद और गोपनीयता की शपथ लेकर विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, लेकिन इस शपथ ग्रहण में भी एक संदेश छिपा हुआ है। बीजेपी में कोई भी योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता अंतिम पंक्ति से उठकर पहली पंक्ति में पहुंचकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बन सकता है। रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के अभी 11 मुख्यमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर दर्जनों मंत्रियों ने बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर वर्षों तक अपनी भूमिका निभाई थी। बीजेपी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को सिर्फ फुट शोल्डर्स नहीं मानती, बल्कि उनमें सीएम पीएम बनने की काबिलियत भी पैदा करती है। 30 साल तक छात्र जीवन में लोगों की मदद करते हुए, सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका निभाते हुए रेखा गुप्ता आज राज तिलक की हकदार बनी है। लेकिन क्या ऐसी कल्पना परिवारवादी पार्टियों में भी की जा सकती है? इस पर विचार कीजिएगा। संगठन और सत्ता में शीर्ष पद परिवार के लिए आरक्षित है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, यूपी में समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके में ये जो शीर्ष पद है हमेशा परिवार के लिए आरक्षित है। कांग्रेस पार्टी में आला कमान गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। तो एक ही परिवार के 3 या 5 संसद सदस्य बनाने का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही बना सकती है। पिछले साल लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि राजनीति में परिवारवाद देश को दीमक की तरह कुतर रहा है। उन्होंने देश के नौजवानों को आह्वान किया कि राजनीति दलों को परिवारवाद का जो प्रश्रय दे रही है वो गलत है, और राजनीतिक दलों को परिवारवाद से मुक्त करने के लिए 1 लाख युवा ऐसे परिवार से आए जिनके परिवार का राजनीति से कभी कोई लेना देना ना रहा हो, कभी कोई सरोकार ना रहा हो। उन्होंने कहा था कि मैं एक चिंता हमेशा करता हूं कि परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। 1 लाख नौजवान पंचायत से लेकर संसद तक अपनी भूमिका निभा सकते हैं। 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाली रेखा गुप्ता 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। 30 साल बाद आज पहली बार की विधायक को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। यह अलग बात है कि देश में राजनीति बदलने आए अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उन्होंने अपनी जगह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया। जिस भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प उन्होंने लिया, उसी के दलदल में फंसकर सत्ता से बेदखल हो गए। और आप सब जानते हैं कि केजरीवाल इस देश की सियासत में ऐसे अकेले नहीं हैं, बल्कि अपनी पत्नियों, अपने बच्चों के साथ अपनी राजनीति को, परिवारवाद को के खेवनहार आपको बहुत सारे नेता और राजनीतिक दल मिल जाएंगे, और उनकी पार्टियों को अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दिया और कहा कि वो अपनी पूरी शक्ति से, क्षमता और ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। और रेखा गुप्ता के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बधाई दी है। We are going to see new change in Delhi, and also Delhi will be different Delhi from now on. Not only smoothly, extraordinary performance. Every citizen of this country will be proud of it. Today, I'm telling you, only wealth has to be created, development has to take place.
तो हर तरफ से बधाइयों का तांता मिल रहा है रेखा गुप्ता को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली के विकास को नई गति मिलने जा रही है। नए जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, जिन्होंने शपथ लिया है और उनके साथ सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा, दिल्ली भी गति से आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं। लगातार जो नेता हैं, खासतौर पर एनडीए के नेता, वो तो प्रसन्नता जाहिर कर ही रहे हैं। जो बीजेपी के और एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बेहद प्रसन्न है। रामलीला मैदान पर जश्न का माहौल रहा। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने यहाँ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में खचाखच भर चुका है। भाजपा कार्यकर्ता काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है और भगवा में पूरी दिल्ली हो चुकी है और एक एक गली चमकेगी, एक एक रोशनी का जो है त्योहार हमारा मनाया जाएगा। बहुत अच्छा उत्साह और विकास दिल्ली का बहुत अच्छा दिखेगा। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि 27 साल बाद भाजपा ने हमारी अपना प्रत्याशी बनाया और ये हमारी मातृशक्ति बनी है। आज दिल्ली को पूरा विकसित बनेगी। मोदी जी अब पूरी अपनी शक्तिशाली अपनी दिखाएंगे कि अब दिल्ली कैसे होनी चाहिए। 10 साल केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, आज मोदी जी कुछ करके दिखाएंगे। मोदी जी पूरा देश ऐसे ला रहे हैं, आज दिल्ली को भी ला देंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आज ये साबित कर दिया है कि नारी विश्व में नहीं, हर जगह पूजनी पहले भी थी और आज भी थी और आज भी है। लोग काफी उत्साहित हैं और बार बार तमाम जो भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले से अपना संभाषण दिया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि परिवारवाद जो है वो देश को दीमक की तरह कुतर रहा है और 1 लाख युवाओं को उन्होंने आह्वान किया था कि तमाम ऐसे युवा, 1 लाख युवा कम से कम ऐसे आए जो पंचायत से लेकर संसद तक राजनीति में आए और उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में ना हो। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में, ऐसे युवाओं को राजनीति में लेकर आएंगे जिनके परिवारों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिनके परिवारों का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है और ये देश की दिशा बदलने वाला अभियान होगा। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। नई सरकार ने शपथ लिया है और ये तो तमाम पूरा मुद्दा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हैं। डॉक्टर कौशल, बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहे। बहुत कल से रेखा गुप्ता के बारे में बहुत उनके क्या रहा है, किस तरह से उनका संघर्ष रहा है और किस तरह से बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, इन सब पर तमाम चर्चा हुई है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में भी एक संदेश छिपा हुआ है। संदेश यह है कि कोई भी साधारण कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी जैसी पार्टी में उठ करके मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या विश्लेषण रहेगा आपका? निखिल, जैसा आप अपने जो रिपोर्ट में ही दिखा रहे थे कि एक सामान्य कार्यकर्ता का राज तिलक, एक सामान्य कार्यकर्ता का राज तिलक मुझे लगता है कि ये बीजेपी में ही संभव हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 75 साल पहले जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो गठन का एक बना था, उसमें अगर ये ज्ञानशील एकता और स्वामी विवेकानंद के आदर्श को लेकर नौजवानों में ज्ञानशील के साथ, एकता के साथ और उनमें एक अनुशासन की और सेवा के भाव को एक जगाया था,
तो आज आप देखिए कि इस देश में आज की तारीख में 11 से ज़्यादा जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से। रेखा गुप्ता खुद जो आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे, 96 में पहली बार ड्यूसू के जो प्रेसिडेंट बनी थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बनी थी, और उसके बाद लगातार सामाजिक जीवन में आते आते 30 साल का लंबा सफर सामाजिक जीवन में बिताने के बाद पहली बार विधायक बनी और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के राज तिलक पर बैठने का उनको ही मिला है जी। तो ये इसलिए हुआ है कि पार्टी में जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता के उस संघर्ष को आप सिर्फ फुट सोल्जर बना के उसको छोड़ नहीं देते, उसको अंतिम पंक्ति से पहली पंक्ति में लाने के लिए वो पार्टी, वो विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन, उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास करता है। और वो नेतृत्व क्षमता के विकास ही है कि डॉक्टर मोहन यादव हो, भजन लाल शर्मा हो, आपको नायब सैनी हो, आपको रेखा गुप्ता हो, अनेक क्षेत्रों में से आए हुए, सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हुए लोग सीधे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये जो चीज है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले साल लाल किला से जो कहा था, लाल किला के संबोधन में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जातिवाद और परिवारवाद की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि इस देश के 1 लाख नौजवानों को हम आह्वान करते हैं कि वो राजनीति में आए, वो किसी भी पार्टी में जाए, या कोई भी पार्टी से भी उन्होंने कहा था कि पार्टी ले उनको, और वो इस राजनीति के जो दलदल में आपने इस देश को एक तरह से भसर में फंसाया है, उससे निकालने के लिए एक फ्रेश माइंड और युवाओं के उस वीर को जो कम से कम उसमें क्षमता होगी एक नया भारत बनाने की, एक संकल्प होगा विकसित भारत बनाने की, जो आपने रेखा गुप्ता के रूप में आज एक उदाहरण देखा है। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर। राहुल लाल जी, आपसे सीधा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी या जो दूसरे परिवारवादी राजनीतिक दल है वो भी इससे प्रेरणा लेंगे? क्योंकि हमेशा देखिए कुछ सीखने की, सबक लेने की जरूरत रहती है। रेखा गुप्ता जैसी सामान्य कार्यकर्ता को दिल्ली में मुख्यमंत्री बना दिया गया, नरेंद्र मोदी जैसे सामान्य कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इस देश में बीजेपी की जो एक लाइन रही है वो इस तरह से रही है। कांग्रेस को भी सबक लेने की जरूरत है। राहुल गांधी को इस्टेब्लिश करने के बजाय जो सामान्य कार्यकर्ता है उनको बढ़ाने की कोशिश करे, पार्टी आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल जी, आपके सवाल के ऊपर तो मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कौशल कांत जी हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ कि 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो है कि सरकार बना रही है। और जी, रेखा गुप्ता जी को भी मैं और उनके पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को मैं बधाई दूंगा, क्योंकि देखिए दिल्ली में एक तरह से हम लोगों ने एक कार्यकाल देखा है निखिल जी, वो शीला दीक्षित जी का कार्यकाल देखा, एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वो 3 टर्म पूरे किए, और आम आदमी पार्टी ने जो है कि वो आतिशी जी को मुख्यमंत्री भी बनाया और खड़ाऊ मुख्यमंत्री बना दिया था। महिला मुख्यमंत्री के रूप में इससे ज्यादा अपमान क्या ही हो सकता था। उस स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन के बारे में बातचीत करते हैं, हम लोग लगातार सवाल उठाते थे। आपके कार्यक्रम में भी मैंने कई बार सवाल उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी की देश भर में इतनी सारी सरकारें हैं और एक भी सिटिंग मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री नहीं है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता जी को जो है कि वो बनाया है। अलग अलग कई इतने वर्षों के डिबेट के दरमियान में निखिल जी, मैं कई बार जो है कि टीवी चैनलों के डिबेट में उनसे मिला भी हूं, मैं उनसे तो व्यक्तिगत तौर पे भी मैं उन्हें जान रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर केंद्रीय आला कमान उन्हें पूरी छूट देगी, हालांकि दिल्ली का ताज जब वो संभाल रही है इस समय, तो वो अरविंद केजरीवाल जी के 10 वर्षों के शासन के कारण वो कांटों का ताज मिला है उन्हें। और भारतीय चैलेंजेस पर बात कर लेंगे, जो सवाल है उस पर भी तो आइए। मैं आपके सवाल के ऊपर ही आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा स्वागत हुई कदम है और मैं इसके लिए बधाई देता हूं रेखा गुप्ता जी को, भारतीय जनता पार्टी को भी। लेकिन अब सवाल जो आपका ये है कि क्या कांग्रेस तरीके जो परिवारवादी पार्टी है, सबसे पहले देखिए मैं नहीं मानता कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। मैं उदाहरण देता हूं आपका, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आई, वहां पे उन्होंने वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है कि मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या वहां प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन सकती थी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, सुन तो लीजिए निखिल जी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना, देखिए परिवारवाद कैसे, जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चलिए जब मोतीलाल नेहरू को तो हम हटा ही देते हैं, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, और उसके बाद फिर सोनिया गांधी, जिस तरह से एक्स फैक्टो पीएम रही राहुल गांधी। आप देख रहे हैं, चाहे पार्टी की बात रही हो और चाहे सरकार की बात रही हो, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है परिवारवाद। क्या कोई और आला कमान हो सकता है? आप बताइए, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आप कितनी भी मेहनत करें, आप आला कमान बन सकते हैं? निखिल जी, हमने तो देखा इस पार्टी में, कांग्रेस में जो है कि चुनाव हुआ और वहां पे बजाते जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है
वो निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैंने इसीलिए पूछा, शब्द आला कमान इस्तेमाल किया मैंने, राहुल जी मैंने इसीलिए शब्द आला कमान इस्तेमाल किया। आज भी जो पोस्टर है वो राहुल गांधी के ही छपते हैं। निखिल जी, मैं एक लाइन मेरी पूरी सुन लीजिए, फिर आपका कंफ्यूजन हाँ, नहीं बिल्कुल करिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, उदाहरण में अभी चूंकि मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, मैंने उदाहरण दिया सुखविंदर सिंह सुक्खू, ड्राइवर पृष्ठभूमि से उनके पिताजी ड्राइविंग किया करते थे और वो मुख्यमंत्री बने, तो कहीं से भी सोच के देखिए कि उनको मौका मिला। अब सिद्धारमैया ही हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके पिताजी कहीं से भी दूर दूर तक उनके माताजी या कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला परिवार था उनका? कहीं से भी वो राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार नहीं था। राहुल जी बस आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं, तो ये सिर फुटअव्वल क्यों हो रहा है? कर्नाटक में दो ये था कि भाई 2.5 साल का मुख्यमंत्री होगा, वहां आपने सुक्खू को सीएम बनाया तो प्रतिभा सिंह वहां अध्यक्ष बन गई, और अभी भी सिर फुटअव्वल चल रहा है। ये आपने दिल्ली में देखा कि रेखा गुप्ता के बनने से किसी को नाराजगी है, या किसी ने कहा हो कि रेखा गुप्ता जो है उतने सक्षम नहीं है, या उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है? सवाल देखिए, लॉजिक देने से पहले थोड़ा सा इस चीज को जांचना जरूरी है। बल्कि मैं इसमें ऐड ऑन कर रहे थे नारी शक्ति अभियान, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम अभी महिला उप मुख्यमंत्री है 2 स्टेट में, थोड़ा सा जानकारी। तो राहुल जी मैं बल्कि ऐड ऑन कर दूं कि आप देखिए, जिन लोगों के नाम आप भी बहुत सारा देख रहे होंगे, पिछले 1 हफ्ते से मीडिया में चल रहा था, जिन लोगों के नाम चल रहे थे वही लड्डू खिलाते हुए नजर आए और वही सबसे ज्यादा प्रसन्न भी नजर आए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं किसी की तारीफ करने के लिए नहीं यहां पर हूं, मैं कह रहा हूं अगर एक कोई अच्छी संस्कृति, एक कोई अच्छी परंपरा है तो उसका वाहक बाकी पार्टियों को बनना चाहिए, जनता को, हम सबको आगे आना चाहिए, आप जैसे कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, अपनी पार्टी में आवाज उठानी चाहिए। नहीं निखिल जी, आपके बातों से मैं सहमत हूं कि अच्छी चीज कहीं से भी मिले उसे हर पार्टी को हर जगह से ग्रहण करना चाहिए। मैं इसका खंडन नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं कि दिल्ली की राजनीति को मैं 1998 से, जिसमें सुषमा स्वराज जी हारी थी, और अब तक मैं लगातार देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर काफी सिर फुटअव्वल की स्थितियां होती थी। मैंने तो देखा कि शीला दीक्षित के समय में कई चुनाव बीजेपी इसलिए हारी कि उनके भीतर जो सिर फुटअव्वल की स्थिति होती थी। भारतीय जनता पार्टी इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ी और उसी कारण से उन्हें यह स्वाद मिला भी है उन्हें। तो एक तरह से सिर फुटअव्वल की स्थिति किसी भी पार्टी में होगी, वो उनके लिए बेहतर चीज नहीं होती है। तो ये चीजें अगर सीखने लायक है तो बिल्कुल सीखा जाना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि सामान्य कार्यकर्ताओं को मौका देने वाली स्थिति जो है, वो कल्चर जो है, वो कांग्रेस ने पैदा की थी। मूल सवाल जो हमारा था, भारतीय जनता पार्टी ने वहीं से एक अनुसरण किया है इसका। नहीं, ये जो सामान्य कार्यकर्ता, देखिए मूल सवाल हमने एक बार फिर एग्जाम्पल दिया, सारा वो प्रधानमंत्रियों की लिस्ट गिनाई थी आपको और पार्टी अध्यक्षों की लिस्ट बनाई थी, किस तरह से सोनिया गांधी एक्स फैक्टो पीएम रही 10 वर्षों तक, ये सारी चीजें आप जानते हैं। उसके बाद फिर आप परिवारवाद का अगर आप आरोप दूसरों के ऊपर लगाएंगे, जहां पर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है जो एबीवीपी की कार्यकर्ता, सामान्य साधारण सी कार्यकर्ता, आज उसने दिल्ली में शपथ ग्रहण की है मुख्यमंत्री पद की, तो आपका जो ये आरोप है वो कहीं टिकता नहीं है राहुल गांधी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कब तक आप लोग राहुल गांधी को इस्टेब्लिश करते रहेंगे? जो सामान्य कार्यकर्ता है उनको कब इस्टेब्लिश करेंगे? नहीं, सामान्य कार्यकर्ता इस्टेब्लिश हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, मनमोहन सिंह जी वियोगी थे, उस समय देश के सामने में आर्थिक चुनौतियां थी। मनमोहन सिंह को भी 2004 से 14 का मौका मिला और उन्होंने अपने ढंग से देश की अर्थव्यवस्था को सजाया संवारा। चाहती तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी तब भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो मामला ये नहीं कि गांधी परिवार प्रधानमंत्री, गांधी अब इसमें मैं देखिए, अगर मैं कौशल कांत जी के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे कि नहीं, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती थी, उसके साथ में बहुत सारी इफ्स एंड बट्स थी, राहुल गांधी उस वक्त तैयार नहीं थे। तो अब आप उसके बाद एक्स फैक्टो वो पीएम रही 10 वर्षों तक, ये बात हम और आप अच्छी तरह से देश ने इस बात को देखा। तो अब उसके बारे में, बल्कि मैं अब कौशल कांत जी के पास जाऊंगा। कौशल कांत जी ये कह रहे हैं कि दरअसल जो परिवारवाद की शुरुआत है वो कांग्रेस ने नहीं की है, दूसरी जो परिवारवादी पार्टियां वो करती होंगी, लेकिन कांग्रेस तो कम से कम उसको फॉलो नहीं कर रही है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल अगर हम मान लें प्री इंडिपेंडेंस से, तो लगभग 150 साल से ज्यादा का इतिहास रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस ने ही परिवारवाद की शुरुआत की। क्योंकि मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा कि जो एक कहते हैं ना आला कमान जी, आला कमान कुछ होता नहीं है, एक परिवार या एक पर्सन होता है जिसके पास सारी पावर्स होती हैं जी उस पार्टी में, उसे आला कमान कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान किसी भी एक परिवार से नहीं आए हैं, चाहे वो अटल जी की बात ले लें, चाहे अडवाणी जी की बात ले लें, चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात ले लें, चाहे वेंकैया नायडू की बात ले लें, चाहे राजनाथ सिंह जी की बात ले लें, चाहे अमित शाह जी की बात ले लें, और चाहे जेपी नड्डा जो आज के अध्यक्ष हैं। ये हमारे आला कमान, और कोई भी
जो भी नाम लिए, कुछ मिस भी हो गए होंगे मेरे से जी, किसी भी का भी कोई पारिवारिक कोई कनेक्शन नहीं, सब एकदम इंडिपेंडेंट है। इसे कहते हैं परिवारवाद का ना होना। जी, दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के जब देश आजाद होना शुरू हुआ तब से लेकर आज तक एक परिवार का वर्चस्व रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जिसमें आपने मोतीलाल जी का नाम लिया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पर तो ऐसा वीटो हुआ कि वो जो इंटरनल इलेक्शन था उसमें हारने के बाद भी उनको अध्यक्ष बना दिया जाता था। उनका नॉमिनेशन ना होने के बाद भी उन्हें आजाद देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, जबकि उनका नॉमिनेशन किसी भी स्टेट में वो कहीं पे भी वल्लभ भाई पटेल जी जीतते थे। उसके बाद आप ये देखिए कि जो भी सिचुएशन रही, उसके बाद इंदिरा जी, जिसको मोम की गुड़िया कहा जाता था उस समय, अचानक ला करके बिठा दिया गया। इंदिरा जी के बाद जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हुआ, उसके बाद राजीव गांधी जी, जिनका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट नील था राजनीति में, वो पायलट थे पहले, शायद उसी समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम बने थे और उनको बना दिया गया। उसके बाद अगर हम बात आगे बढ़ाते हैं तो बीच में, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीच में बहुत सारे, नरसिम्हा राव जी आए, केपीएस आईपी गुजराल जी आए और मनमोहन सिंह जी आए, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से, आप भी जानते हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि जिस तरीके से कहा जाता था, पर बोलने लग लीजिए, फिर आप बोलिएगा पूरा, मैं तो क्या बोलूंगा, आज तो हमारा दिन है, मैं चुप ही रहना बेहतर समझूंगा। ठीक है, आप देखिए जिस तरह से आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि रॉबर्ट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, मनमोहन सिंह कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक कमेटी बना करके सोनिया जी उसको चेयर करती थी। आप ये देखिए एक ऐसा प्रधानमंत्री होता था कि प्रधानमंत्री अटल मनमोहन सिंह जी जाने कितनी बार सोनिया जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े नजर आए हैं, जबकि वो कुछ नहीं थी, एक सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, या ये कहें कि कुछ दिनों के लिए वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो आप लोग जो कहते हैं ना कि राजनाथ सिंह जी के बेटे हुए, इनके बेटे हुए, कुछ बेटे हो सकते हैं लेकिन उनके पास पावर नहीं होती। ये फर्क है आपके परिवारवाद का और हमारे यहाँ के कर्मवाद का। जो भी कोई भी कर्म में अच्छा होगा, अब देखिए जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया गया दिल्ली की, क्या है, किसी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि है? नहीं। कोई इनको जानता था पहले? नहीं। वो पार्षद थी, पार्षद के बाद पहली बार एमएलए बनी और जीत करके लाई गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करते हैं यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम उसको भी परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और जहां तक रही महिला की बात, परिवारवाद पे तो बहुत लंबी हो जाएगा, महिला पे आ जाते हैं। जिस तरीके से महिलाओं का रिजर्वेशन माननीय मोदी जी ने लागू किया, आप उसमें 100 कमियां बता सकते हैं, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जी अभी नहीं आया, बाद में आएगा, ये होगा, 100 टर्म्स एंड कंडीशन पर आया। तो इतने सालों से तो लोग डिस्कशन कर रहे थे। इंडी गठबंधन के बहुत सारे नेता, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो महिला रिजर्वेशन को हमेशा विरोध करते रहे। पार्लियामेंट के सदन पे पेपर को फाड़ा गया है। तो आप सोचिए ना, आप क्यों नहीं मन से सोचते? आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको क्रिटिकल एनालिसिस करनी चाहिए। आप अगर कांग्रेस के सिंपैथाइजर भी हैं तो उसकी कमियों को अगर आप नहीं उजागर करेंगे तो कौन उजागर करेगा? और मैं तो चाहता हूं कि भारत का जनतंत्र, लोकतंत्र इतना स्ट्रांग हो और विपक्ष भी स्ट्रांग हो। जब विपक्ष स्ट्रांग होगा तभी भारत का लोकतंत्र स्ट्रांग होगा, तभी हमारा देश स्ट्रांग होगा। तो मुझे लगता है कि अब आज पॉलिटिक्स का दिन नहीं है और दिल्ली को एक सीएम मिला है, हम सभी को मिल करके उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो ये भरोसा रखता हूं और आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि वो दिल्ली की जो कायाकल्प की जाएगी वो आपको दिखेगा। हम 100 दिन में अपना कामकाज दिखाएंगे, 1 साल में अपना कामकाज दिखाएंगे, 5 साल में अपना कामकाज दिखाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से टारगेट बांध करके, जिस तरीके से जमुना की सफाई का आपने काम देखा शुरू हो गया, जमुना के तटों पे आप देखिए आरती होने लगी, कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि हम लोग हिंदुत्व को, आपको किसी ने मना किया था क्या कि आप जमुना की आरती मत करो? आपको किसी ने मना किया था क्या कि राम को ओन मत करो? आपको किसी ने मना किया हुआ है कि कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर आप ओन ना करो? पर आप लोग जो करते हैं, कांग्रेस या दूसरे इंडी गठबंधन जो भी लोग हैं, आप लोगों का सोच छोटी है। मतलब आपको लगता है कि 5 साल किसी तरह जुगाड़ से सरकार चल जाए। वहां मोदी जी देखिए, दरअसल कौशल डॉक्टर साहब केवल सोच छोटी नहीं है, केवल सोच छोटी नहीं है, बल्कि टारगेट जो है, वो जो टारगेट वोटर्स हैं वो भी कोई और है। तो इसलिए भी ये दिक्कत हो जाती है। फिलहाल परिवारवाद जो है
किस तरह से 10 सेकंड के लिए हो, 10 सेकंड और निखिल जी, ठीक। आज मोदी जी जब आए थे, उन्होंने 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या कहा था? हम 2047 में विकसित भारत का सपना देखते हैं। ये सोच किसी दूसरे नेता में क्यों नहीं होती? ये भारतीय जनता पार्टी की ही सोच क्यों नहीं होती? ये 5 साल के जुगाड़ की बात करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ राहुल लाल जी, अब मेरे प्रोड्यूसर गौरव जो है मुझे लगातार वो कह रहे हैं मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो परिवारवादी पार्टियां जो है किस तरह से उनके खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए अब सियासत में, इस पर राहुल लाल जी से हम उनका जो है रिएक्शन लेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो भी बने हुए हैं। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा हमारी चल रही थी परिवारवाद को लेकर के, सियासत में किस तरह से ये एक घातक रोग बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो लाल किले से उनका संभाषण था पिछला, उसमें उन्होंने कहा था कि परिवारवाद जो है वो हमारे देश को दीमक की तरह कुतर रहा है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, राहुल लाल जो कांग्रेस के समर्थक हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ हैं, विनोद मिश्रा हमारे जो सलाहकार संपादक हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल लाल, आप अपनी बात का निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आला कमान वाली संस्कृति आपके यहाँ बनी हुई है परिवारवाद से, इसके खिलाफ भी कुछ करना चाहिए, या राहुल गांधी को आप लोग इस्टेब्लिश करने में ही सारा जो एनर्जी है वो लगाते रहेंगे? भले ही आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया हो, लेकिन वो तस्वीर भूलती नहीं है कि जब सारे परिवार के लोग प्रियंका गांधी के नामांकन में गए थे और दरवाजे का वो झरोखा खोलकर जिस तरह से झांक रहे थे, मतलब सच में दया आ रही थी उनके ऊपर। ये परंपरा कब बंद होगी आपके यहाँ? देखिए, सबसे पहले चीज तो कि परिवारवाद को जिस रूप में आप परिभाषित कर रहे हैं या प्रधानमंत्री परिभाषित करते हैं, मैं उसे उस रूप में नहीं देखता हूं। अब प्रवेश वर्मा जी ने दिल्ली के चुनाव को शानदार ढंग से लड़ा, अरविंद केजरीवाल जी को हराया भी उन्होंने। अब क्या उन्हें केवल मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल ना किया जाए उन्हें कि नहीं, वो तो साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, अगर योग्यता रखते हैं और उनको शामिल किया गया अच्छा लग रहा है। लेकिन देखिए, बीजेपी की रणनीति बता दीजिएगा परिवारवाद को लेके। एनडीए के जो तमाम घटक दल, चाहे वो संजय निषाद जी की पार्टी हो, हम पार्टी हो, पासवान जी की जो है कि वो चिराग पासवान जी की पार्टी हो, सब परिवारवाद के आधार पर जो है कि उनके शीर्षस्थ मुखिया सारे परिवारवादी हैं।
लेकिन जब ये बातचीत करेंगे तो एनडीए के घटक दलों के बारे में बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। चयनात्मक तरीके से और सुविधात्मक दृष्टि से केवल और केवल देखिए, एक बात ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं तो अपने अंदर ला सकते हैं। मित्रों के अंदर भी आप सुधार लाना चाहेंगे, आप उसको बता सकते हैं, लेकिन आप दूसरे का सुधार अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? और इसीलिए चर्चा हो रही है। जो मैंने वो आपको जो सीन बताया ना, जिस तरह से वो दरवाजे के झरोखे से झांक रहे थे, कम से कम वो बीजेपी में नहीं है, उसको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं आता हूं विनोद मिश्रा जी के पास। मैं मुद्दे पे आता हूं, ये मुद्दे से आप भटक रहे हैं आप लोग। राहुल लाल जी, मैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक जो उदाहरण देके आया और यूथ की बात जब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे कहा था, क्यों कहा था कि 1 लाख नौजवानों को सीधे राजनीति में आने का उन्होंने जो आह्वान किया था, जो गैर राजनीतिक पार्टी के लोग हों, जरा समझने की कोशिश कीजिए। इधर उधर की बात मत कीजिए कि वो क्यों और वो क्यों। इस देश की जरूरत है, और इस देश की जरूरत है। मैं बता रहा हूं, अलका लंबा का वो ट्वीट देखिए, रात में रेखा गुप्ता के सीएम के पद के अनाउंस होने के बाद उन्होंने जो पहली प्रतिक्रिया दी थी। अलका लंबा अभी आपके कैंडिडेट थे जो वहां चुनाव हार गई। तो अब सवाल है कि अलका लंबा दिखा रही है 96 का वो फोटो एक्स हैंडल पे डाल रही है कि दोनों साथ साथ शपथ ग्रहण ले रही थी। एनएसयूआई की अलका लंबा वहाँ जनरल सेक्रेटरी थी और डूसू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रेखा गुप्ता प्रेसिडेंट थी। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आज डूसू के 96 की वो प्रेसिडेंट दिल्ली की मुख्यमंत्री है, ये समझने की जरूरत है। ये बीजेपी का ये सेवा भाव का, समर्पण का, ज्ञानशील एकता की जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक राजनीतिक नेतृत्व खड़ा किया है, उसके बल पे वो यहां तक पहुंची है। रेखा गुप्ता का सफर को आप देखिए। दूसरी तरफ आप मैं कह रहा हूं कि आज ही की तारीख में भी इसी बार इलेक्शन में आपने एनएसयूआई के 3-4 लोगों को, उसके बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिया था, एक भी नहीं जीत पाए, काउंसिलर में भी नहीं जीत पाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आने वाले लोग आप देखिए कितने स्टेट में, चाहे अभी गुजरात का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुआ हो, देखिए नतीजा क्या आया है। 70% बैकग्राउंड के लोग हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो राजनीतिक नेतृत्व का ज्ञान लेके, वो कर्मठता दिखा के, जनसेवा का भाव जगा के वो आए हैं और वहाँ उस पद पे वो बैठे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ बोलते नहीं है, वो ग्राउंड जीरो पर कैसे इंप्लीमेंट होता है वो बीजेपी में आप देखिए। आप देखिए अभी कि बिहार में क्या हो रहा है। आरजेडी के एक नेता के रूप में लालू यादव पीछे हैं, अपने बेटे को आगे किए हैं। अखिलेश यादव को देखिए कि पूरी पार्टी की सारी पार्टी, बुजुर्ग से लेके और नौजवान तक, हर का नेता अखिलेश यादव है। क्या दूसरा हो सकता है क्या? तमिलनाडु में आप चले जाइए, डीएमके में चले जाइए, वहां पे यही हाल पद है, वहां पे क्या कोई समाज साधारण सा कार्यकर्ता वहां पे आ सकता है क्या? तो सवाल ये चश्मा जो है इसको थोड़ा सा नजर घुमाइए और ये देखिए कि एक पार्टी कैसे यहां राजनीति की संस्कृति बदल रही है। आप जो खुद एक नैरेटिव लेके आते हैं, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। अरे भैया यहां देखो बीजेपी के 11 सीएम में किस किस जात के लोग हैं, ये आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आपको ये लोकतंत्र दिखाई नहीं देगा। सवाल आपको समझने की है कि बीजेपी ने आज दिल्ली में जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये तमाम राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि पीएम ने जो कहा कि 1 लाख नौजवानों को जो आह्वान किया है, बीजेपी ने वो करके दिखाया है। बीजेपी अलग अलग स्टेट में कर रही है। अब राहुल लाल जी को जवाब देना चाहते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो विनोद जी सारी बातें बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जब मैं कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की बात करता हूं, एक परिवार से 3 सांसद, ये कारनामा आप ही लोगों ने करके दिखाया है कांग्रेस में। नहीं निखिल जी, देखिए जो आपका सवाल है और मैं विनोद जी ने जो मुद्दे उठाए मैं उनसे सहमत हूं। गंभीर मुद्दा उन्होंने उठाया है कि अलका लांबा की वो तस्वीर भी हमने देखी और जो है रेखा गुप्ता की भी तस्वीर देखी। लेकिन विनोद जी, मुझे लग रहा है कि 2025 की राजनीति के ये दृश्य हैं। क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि 2030 में अलका लांबा मुख्यमंत्री नहीं बन सकती दिल्ली की, या फिर वो किसी और बड़े पदों को सुशोभित नहीं कर सकती? तो कांग्रेस में भी एनएसयू के लोग, एनएसयूआई के लोग जो है तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हैं पदासीन अभी। वर्तमान के समय में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ संघर्ष कर रही है। और भाई साहब, जो भी सेफ सीट होती है उस पे आपके आला कमान के लोग जाके लड़ जाते हैं, वही तो बात उठाई जा रही है। देखिए, संकेतों से समझने की जरूरत है। पूरे देश भर में जो सेफ सीट होगी उस पर सोनिया गांधी लड़ेंगी, जो वहां राज्यसभा में चली जाएंगी। जो सेफ सीट होगी उस पर भाई बहन लड़ेंगे। तो कार्यकर्ताओं को कब आगे बढ़ाएंगे? चर्चा इसी बात की हो रही है, कब उनको मैसेजिंग होगी?
निखिल जी एक बड़ा सही सवाल पूछा, कार्यकर्ताओं को कब आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोगों ने देखा कि अमेठी से लगातार आलोचना हो रही थी कि वहां से क्यों नहीं जो प्रियंका गांधी खड़ी हो रही है। लेकिन अमेठी से कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हुआ और सांसद भी बन के भी बैठे हुए हैं सदन के भीतर। कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, मैं तो कह रहा हूं कि चलिए अब मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, आज की डिबेट खत्म करते हैं, क्योंकि मैं अभी इस पर अगर कौशल कांत जी से प्रश्न कहूंगा तो वो कहेंगे क्योंकि इसलिए वहां पर अपने कार्यकर्ता को लड़ाया क्योंकि वहां से हार जाने का डर था। वो तो चुनाव खत्म हुआ और वो जीत गए, इफ एंड बट तो थे उस पे। तो इसलिए मैं आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है, आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है, हम इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि किस तरह से ये जो एक संस्कृति है कि जो काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाइए, जो जनता की सेवा कर रहा है उसको आगे बढ़ाइए, वो छोटा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। कम से कम बीजेपी अगर इसको ऐसा कर रही है तो उसको साधुवाद देना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। और कांग्रेस में आप जैसे कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान हैं, जिसको कहना चाहिए कि परिश्रमी भी हैं, तो इस बात को इस चीज को क्यों नहीं अपने यहाँ पे भी अलग जगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब तक भैया ये राहुल गांधी को आप लोग इस्टेब्लिश करते रहेंगे, हम लोग भी इस्टेब्लिश होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इस विषय पर फिलहाल आज बस इतना ही चर्चा करेंगे। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका। राहुल लाल जी आपका भी शुक्रिया। विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा दर्शकों, जल्द हाजिर होंगे।